हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 में पेपर देने वाले हैं, हम उनके लिए लेकर आए महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपकी पूरी बुक से लिए गए प्रश्न हैं। हर एक चैप्टर का महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। काफ़ी स्टूडेंट का डिमांड था इस वीडियो के लिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए, तो आज का वीडियो उन्हीं के लिए है। बोर्ड एग्जाम में 100% पक्का यही सब प्रश्न आएगा जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है। तो चलिए, नागरिक शास्त्र का सबसे पहला प्रश्न है, द्रविड़ आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों में से सबसे ताकतवर आंदोलन था, समझाइए। यानी जो आपका द्रविड़ आंदोलन है, आपने पढ़ा होगा, जो आपका नागरिक शास्त्र है और जो लास्ट में चैप्टर है आपका, उसी में ये दिया हुआ प्रश्न है कि द्रविड़ आंदोलन भारत के जो क्षेत्रीय आंदोलन है, जैसे भारत का जैसे द्रविड़ एक आंदोलन अलग हो गया और भारत का क्षेत्रीय आंदोलन एक अलग हो गया, तो सबसे ताकत आंदोलन कौन सा था दोनों में से, ये आपको समझाना है। ये आपका NCERT का प्रश्न है। देखिए, NCERT से बुक से लिया गया प्रश्न है और 2018, 19 और पिछले साल भी ये प्रश्न आया था, जो कि ये प्रश्न है फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप कॉपी में लिख लीजिए। मैं जितना भी प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूँ नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का, आप उसको लिख लीजिए, उसके बाद में आप बाद में याद कीजिएगा। आपके लिए एक लास्ट में सरप्राइज है, मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी क्वेश्चंस को किस तरह से आप याद करेंगे, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है। ये आपका नागरिक शास्त्र का दूसरा प्रश्न है, भारत में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के पक्ष विपक्ष में, जो भारत का अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे जाति, जनजाति, उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो भारत में जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं इसमें जो आरक्षण देने में पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए, यानी हमें अपना तर्क देना है, तो इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, मैं जितने भी स्टूडेंट प्रश्न बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है और मैं चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ। यदि इन्हीं में से यदि आप तैयार कर लेते हैं, मैं जितने भी प्रश्न इसमें बताऊँगा तैयार कर लेते, तो मेरी गारंटी है आपका बोर्ड एग्जाम में क्या है 16 नंबर, क्योंकि 16 नंबर का ही प्रश्न होता है, 8 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है, 16 नंबर आपका 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, 16 नंबर कोई भी नहीं काट सकता बोर्ड एग्जाम में। ये मेरी गारंटी है, 100% की गारंटी है, यदि आप इनमें से पढ़कर जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए, इनमें से जो दूसरा प्रश्न है आपका 2020 और क्या 22 में पूछा गया था ये प्रश्न, दूसरा नंबर। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न है आपका, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा घाटी की, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ये कई प्रकार के आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और कई प्रकार से क्या होते हैं प्रश्न, क्या घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। आपने पढ़ा होगा, तो मैं बता दूं आपका ये प्रश्न जो है काफ़ी घुमा फिरा कर पूछा जाता है। मतलब एक जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन का एक परिभाषा लिखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, तो इसके बारे में पूछा जाएगा। तो सब क्या है, एक ही है प्रश्न, क्या है आपको एक ही, जैसे अब आ गया नर्मदा बचाओ आंदोलन, घाटी परियोजनाओं के खिलाफ क्या था, इसके बारे में बताइए, विरोध क्यों हुआ, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये सब क्या है, प्रश्न एक ही है और प्रश्न क्या है, एक है, लेकिन घुमा फिरा दिया गया है और इसका जो आंसर होगा सिर्फ एक ही लिख दीजिएगा। सारे का जो आपका अथवा लगकर पूछा जाता है, सारे का एक ही आंसर मिल जाएगा और 8 नंबर एग्जामिनर आपको देकर क्या है आगे बढ़ जाएगा। ये NCERT का लिया गया प्रश्न है, 2017 में, 18 में और 22 में पूछा गया था ये प्रश्न, तीसरे नंबर वाला। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 1967 में हुए चौथे आम चुनावों का सविस्तार वर्णन कीजिए। जो 1967 में हुए चौथे आम चुनाव था, इसका हमें सविस्तार में क्या करना है, वर्णन करना है। 2022 में और 23 में पूछा गया प्रश्न था, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट, मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ इसको आप एक प्रकार से आप पहले कॉपी में लिख लीजिए, बाद में मैं बताऊँगा कि आपको किस तरह से याद करना है, क्योंकि ये सब प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, खासकर जो नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के स्टूडेंट हैं और इस बार पेपर देने वाले हैं। 5वां प्रश्न देखिए क्या है, भारत और चीन के बीच विवाद के प्रमुख मुद्दे, जो भारत और चीन है इसके बीच में जो विवाद के प्रमुख जो मुद्दे हैं, इसके आपको संक्षेप में बताना है कि इसका
क्या है, इसका ये प्रमुख मुद्दा है। और इसका जो शब्द सीमा होता है शायद 200 शब्दों में आपको इसका आंसर देना होता है, 200 से 250 शब्दों में एक प्रश्न का। और ये 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं नागरिक शास्त्र में खासकर, क्योंकि 5 टाइप के आपके प्रश्न होते हैं, लेकिन ये जो होता है सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी अथवा लगकर। दोनों में से जैसे अब यहाँ पर मैं अथवा लगाकर आपको समझा देता हूँ कि जैसे ये अथवा लगा है, अब अथवा लगा है तो चाहे आप ये ऊपर वाला कीजिए चाहे नीचे वाला कीजिए, मिलना आपको 8 ही नंबर है। तो समझ में आ गया, दोनों में से कोई एक ही करना रहेगा, 8 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो 5वां प्रश्न भी आप लिख लीजिएगा कॉपी में। अगला प्रश्न देखिए क्या है, देखिए 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, नीति आयोग। क्या है, नीति आयोग से क्या तात्पर्य है, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, कि नीति आयोग ये है, इसका तात्पर्य है, तो इसका हमें क्या करना है, प्रमुख उद्देश्य बताना है। ये आपका NCERT से लिया गया प्रश्न था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो 6 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग का तात्पर्य आपको बताना है और इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं इसका आपको संक्षेप में इनकी जानकारी देना है सीरियल वाइज से। क्या है, सीरियल वाइज से देंगे तो आपको क्या है, ज़्यादा आसानी होगा और एग्जामिनर भी काफ़ी चीज़ समझेगा। 7वां प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने पेश चुनौतियां का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी 1947 में हमारा भारत देश जो है आज़ाद हुआ, किसके, ब्रिटिश लोगों के चंगुलों से। तो स्वतंत्र भारत के बाद में जो भारत के सामने पेश चुनौतियां थीं वो कुछ इस प्रकार की चुनौती थी, जैसे भारत का बंटवारा हो गया, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश, उसके बाद में काफ़ी सारे युद्ध हुए, युद्ध के पीड़ा, और उसके बाद मानसिकता से कारण के जो मानसिकता के कारण, उसके बाद में क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने कुछ इस प्रकार से 4-5 सामने आप लिख देंगे चुनौतियां, तो आपको एग्जामिनर 8 नंबर बड़े ही आसानी से देगा। और हमने इसके बारे में भी काफ़ी चीज़ के कुछ चैप्टर वाइज यदि आपने पढ़ा होगा, हमारा सिलेबस एक प्रकार से हमारा एक इंपॉर्टेंट वो चल रहा है चैप्टर सीरीज, जिसमें हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा रहे हैं। चैप्टर 5 तक नागरिक शास्त्र के सभी प्रश्नों को हमने करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जाकर हमारे चैनल पर आप चेक कर सकते हैं। चैप्टर वाइज से पढ़ेंगे तो आपका एक ज़्यादा आसानी होगा और आपको ये पता होगा कि किस चैप्टर से कौन सा प्रश्न लिया गया है। तो आप चैप्टर वाइज प्रश्न लिखिएगा, लेकिन फिलहाल आप ये आज का इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप इतना जो मैं बताने वाला हूँ इतना प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आपका 16 नंबर क्या है, 16 नंबर कोई भी नहीं काट सकता, कोई भी नहीं। देखिए 8वां प्रश्न क्या है आपका, पर्यावरण के मसले पे भारत के पक्ष का सविस्तार वर्णन कीजिए। पर्यावरण के मसले यानी पर्यावरण का मसला है, अब वो किस तरह से मसला है पर्यावरण के मसले के बारे में। अब जैसे कोई भी प्रकार का मसला हो सकता है, यहाँ पर कौन से प्रकार के, कोई भी प्रकार का मसला हो सकता है। तो यहाँ पर आपको जैसे पर्यावरण से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी कि भैया ये पर्यावरण की जानकारी है, और इसके पक्ष में आपको पूरी चीज़ें बतानी होगी कि ये सारी चीज़ें हैं और ये पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, और ये क्या है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है और लाभदायक है। तो पर्यावरण पे मसले पर जो भारत का पक्ष था कि भैया पर्यावरण हमारे लिए दूषित, किस तरह से दूषित हो रहा है, तो पर्यावरण के पक्ष पर सविस्तार आपको वर्णन करना है। 2021 में प्रश्न पूछा गया था, 22 में और 23 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, 8 नंबर प्रश्न, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 9 नंबर प्रश्न नागरिक शास्त्र का, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों का विवरण दीजिए। मुख्य जो अंग थे इसके आपको विवरण देना है यहाँ तक। उसके बाद में सुरक्षा परिषद के कार्यों की विवेचना कीजिए, जो सुरक्षा परिषद है इनका कार्यों का आपको विवेचना करना है। उसके बाद देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न, इसको लिख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ चुनिंदा प्रश्न है। वैसे देखा जाए नागरिक शास्त्र में आपके दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है यानी लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है हम उसी को बता रहे हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंधों पर प्रकाश डालिए। जैसे भारत और उसका पड़ोसी देश, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। अब जैसे पड़ोसी देश के मामले में मैं आपको बता दूं थोड़ी, पड़ोसी देश आपका क्या है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब जो है हमारी भारत के क्या है, पड़ोसी देश हैं। अब पड़ोसी देश के बीच में जो भारत का संबंध है वो किस तरह से संबंध है, इसके बारे में आपको बताना, इसके बारे में आपको जानकारी देना है कि भैया भारत और नेपाल का ये संबंध है, भारत और पाकिस्तान का ये संबंध है, श्रीलंका का ये संबंध है, भूटान का ये संबंध है। तो आपको पूर्ण रूप से क्या है, इसका आपको जानकारी देनी पड़ेगी, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, इस पर आपको प्रकाश डालना है। छोटा छोटा करके सारी चीज़ें लिख लीजिएगा, 8 नंबर आपका
पक्का हो जाएगा। एनसीईआरटी का प्रश्न है, लगातार 16, 17, 21 और 22 में पूछा गया था प्रश्न, जो 10 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न है हमारा, शीत युद्ध के बाद भारत और चीन के संबंधों में क्या बदलाव आए थे, कारण सहित व्याख्या कीजिए। यानी शीत युद्ध आप लोगों को पता होगा, हमने काफ़ी बार बताया कि शीत युद्ध क्या होता है। तो शीत युद्ध के बाद भारत और जो चीन है, चीन के संबंधों में क्या बदलाव आए थे, कारण सहित, यानी इसका कारण भी करना है और इसका व्याख्या भी करना कि भारत का ये बदलाव था, चीन का ये बदलाव था और कारण क्या था ये दोनों देशों के बीच में शीत युद्ध का करने का, आपको इसका व्याख्या करना है, कारण भी बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2020 और 21 और पिछले साल भी ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं लगातार 2 प्रश्नों को बता दिया हूँ कि 2-3 प्रश्नों को बता दिया हूँ कि ये 2023 में आया होगा, तो आप लोगों को भी पता होगा कि अथवा लगकर ज़्यादा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि अथवा लगकर, जैसा कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया था, चाहे आप ये ऊपर वाला कीजिए चाहे नीचे वाला कीजिए, दोनों में आपको एक ही करना है 8 नंबर के लिए, तो आपको एक इससे इस तरह से करना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा और काफ़ी स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे। देखिए इसका हमने क्या है, क्वेश्चन विथ आंसर नहीं लाया, इसका आंसर लेकर आता तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता। ऑलरेडी हमने एक महातांडव क्लास चलाया हुआ है, नहीं देखा है अभी, लमसम में 5 से 6 दिन हुआ है, तो जाकर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उस पर भी हमने क्या है सारी चीज़ें बताई हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न 1 और लघु उत्तरीय प्रश्न 2, दोनों को हमने क्वेश्चन विथ आंसर बताया है। नहीं जाकर देखा है तो जाकर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट वीडियो है। 12 नंबर प्रश्न है, सार्क थेरेपी क्या थी। जो सार्क थेरेपी है ये क्या थी, क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका था। इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से इसका आंसर देना है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2019, 21 और 22 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस आपके लिए गए हैं। उसके बाद में देखिए 13 नंबर प्रश्न, भारत में पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे, इस काल में विपक्षी दलों की क्या भूमिका थी, इसके बारे में बताइए। जो कांग्रेस है, भारत के जो 3 आम चुनावों में कांग्रेस क्या है, कांग्रेस आपको पता होगा पंजा वाला, कांग्रेस में जो प्रभुत्व के क्या कारण थे, इस काल में जो विपक्षी दल है उनके विपक्षी दल कौन कौन से थे, इनके बारे में आपको भूमिका क्या थी बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है 13 नंबर, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि भैया आपको किस तरह से याद करना है, बहुत ही कमाल की ट्रिक हम आपको देंगे। उसके बाद में 14 नंबर प्रश्न देखिए, मूलवासी से आप क्या समझते हैं, मूलवासी से आप क्या समझते हैं, उनके अधिकारों का उल्लेख करिए कि ये इनका अधिकार है, इनके बारे में ये सारी चीज़ें हैं, इनका अधिकार का आपका उल्लेख करना है। 2023 में प्रश्न पूछा गया था, यानी पिछले साल ही, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर प्रश्न है, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थान की विवेचना कीजिए। आपको विवेचना करना कि एक ध्रुवीय विश्व है और इसमें जो संयुक्त राष्ट्र है, क्योंकि नागरिक शास्त्र है तो भैया नागरिक से रिलेटेड और इंटरनेशनल वाला इसमें सारा फंडा रहता है कि ये देश ये चाहता है, दूसरा देश ये चाहता है, तो नागरिक के एक नागरिक का क्या अधिकार होना चाहिए, उसी के ऊपर सारी चीज़ें आपका सब्जेक्ट आधारित है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हमने भी क्लास 12 में लिया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग पर सब्जेक्ट था और पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो हम आपको लोगों के लिए भी ये सब्जेक्ट आसान बना देंगे, पढ़ने में आपको भी मज़ा आएगा, बस आपको हमारा साथ देने रहता है। जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए, बाद में आप टिक लगाकर क्या है प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए 15 नंबर प्रश्न है, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ स्थान की विवेचना आपको करना है, तैयार कर लीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, दक्षेस सार्क से आप क्या समझते हैं। जो दक्षेस सार्क है इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। इनकी संरचना प्रणाली को समझाना है, यहाँ तक आपको क्या इसका एक प्रकार से परिभाषा देना है। दक्षेस जिसको ब्रैकेट में हम सार्क भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शार्क। अब वो वाला सार्क नहीं जो मछली वाला है, ये सार्क दूसरा आ जाता है। तो दक्षेस सार्क से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको सबसे पहले परिभाषा इसको दे देनी है। इसकी संरचना प्रणाली को आपको पॉइंट के हिसाब से कि 1, 2, 3 इसके हिसाब से आपको इसका आंसर देना है। एनसीईआरटी का प्रश्न है 2020 और पिछले साल भी ये प्रश्न पूछा गया था। 17 नंबर प्रश्न देखिए,
भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। जो भारत और पाकिस्तान है इसमें जो संघर्ष, जैसे अब चीन के बारे में भी पूछा जा सकता है तो उसके बारे में भी बताएंगे। फिलहाल हम भारत और पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, इसके मध्य संघर्ष जो हुए, संघर्ष क्या हुए, प्रमुख कारण आपको बताना है। पॉइंट वाइज के हिसाब से कारण बताइएगा। हमने जो महातांडव क्लास बताया उसमें हमने क्या है लिखा है कि किस तरह से आपको आंसर देना, यदि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर आपको किस तरह से देना है उसमें हमने बताया हुआ है पूर्ण रूप से। जाकर वो वीडियो भी देखिएगा। फिलहाल आप ये इंपॉर्टेंट वीडियो देखिए और मेरी गारंटी है यदि आप इसमें 20 ही प्रश्न हमने बताए हैं दीर्घ उत्तरीय के, और इन 20 प्रश्नों को यदि आप कल याद कर लेते हैं तो आपका क्या है 16 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। एक ना एक तो आपका फंस जाएगा और क्या है 16 नंबर वो देकर जाएगा, ये आपको याद रखना है। 17 नंबर प्रश्न है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य आपको संघर्ष बताना है, इसके कारणों की विवेचना करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है 2015 में पूछा गया था, 17 और 19, 22 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 18 नंबर प्रश्न देखिए हमारा, यहाँ पर देखिए 18 नंबर, सोवियत संघ के विघटन के परिणामों का उल्लेख कीजिए। जो सोवियत संघ है इसके विघटन के परिणामों का आपको उल्लेख करना है, उल्लेख कीजिए। 2019 में प्रश्न पूछा गया था, 22 और 21 में भी ये प्रश्न क्या है पूछा गया था, सोवियत संघ विघटन। ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपका उससे शायद लिया गया प्रश्न है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर से लिया गया है प्रश्न होगा सोवियत संघ, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। चलिए देखते हैं 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारत चीन संबंधों को सविस्तार समझाइए। अब भैया भारत चीन संबंध तो आपको पता ही होगा, अति लघु उत्तरीय भी हमने काफ़ी बार बताया कि भारत और चीन का संबंध किस तरह से है, लेकिन आपको यहाँ पर आंसर बड़े में देना होगा। वहाँ पर हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था, लेकिन यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से बड़े में इसका आंसर देना पड़ेगा, जिसके लिए एग्जामिनर आपको क्या कितने नंबर देगा, 8 नंबर देगा स्टूडेंट। समझ में आ गया। भारत चीन जो संबंध है बताइए, भारत के बीच में और चीन के बीच में कौन कौन से संबंध हुए, क्योंकि फ़िलहाल संबंध तो ठीक नहीं है, ख़राब ही चल रहे हैं, तो ख़राब ही संबंध के बारे में आपको जानकारी लिखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खासकर जो नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट हैं और जो इस बार पेपर देने वाले हैं। हमारा टारगेट है 95 आपको दिला कर रहे हैं। टारगेट को अचीव करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत कीजिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, इसी में आपको मेहनत जमकर करना है। 20 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, देखिए 20 और हमारा आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, भारत की दशा। देखिए थोड़े बड़े में दिया हुआ है लेकिन घबराना नहीं है आपको। देखिए भारत की विदेश नीति का निर्माण शांति और सहयोग के सिद्धांतों को आधार मानकर हुआ, लेकिन 1962 और 71 की अवधि यानी महज 10 सालों में भारत को 3 युद्धों का क्या है सामना करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि ये भारत की विदेशी नीति की असफलता है? जो विदेशी नीति होती है क्या इसकी असफलता यानी पूर्ण रूप से असफलता, अथवा आप इसे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का परिणाम मानेंगे? आपके मतव्य के पक्ष में तर्क दीजिए, यानी अपने अनुसार बताइए कि भैया आपका क्या है, लेकिन किताब की भाषा में आपको दिया होगा लेकिन उसी के हिसाब से दीजिएगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अपने भी अनुसार लिख सकते हैं। आप पहले प्रश्न का आंसर को समझ लीजिए, फिर आप अपने शब्दों में भी इसका आंसर अलग तरह से लिख सकते हैं। ये 20 नंबर प्रश्न है, थोड़े बड़े में दिया हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट इसी को घबरा जाते होंगे देखकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और 2023 यानी पिछले साल पूछा गया था, 21 में भी पूछा गया था, 22 और 19 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो थोड़े बड़े में दिया हुआ, घबराना नहीं है, इसका आंसर भी आपको थोड़े बड़े में देना होगा। तो 20 नंबर प्रश्न है, इसको हमने बता दिया है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ 20 ही प्रश्न था, जो कि दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न था, जो आपके लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं उन्हीं पर ये था। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। मैं जितने भी प्रश्नों को बताया हूँ कॉपी में लिख लीजिए, और हमने लास्ट में आपको बताया था कि किस तरह से आप याद करेंगे। याद करने का सबसे आसान तरीका है भैया, क्या करिए, लिख कर याद कीजिए। क्या कीजिए मैं आपको बता दूँ, जैसे 4-5 लाइन क्या कीजिए आप लिख लीजिए।
सॉरी, पहले आप याद कर लीजिए 4-5 लाइनों को। उसके बाद में एक कॉपी में क्या है लिख लीजिए, कॉपी में फिर याद कीजिए, फिर लिखिए, कॉपी में फिर याद कीजिए, फिर लिखिए। इससे क्या होगा, 2 फ़ायदा होगा। एक आपकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगी और एक आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी याद होगा, ये आपको याद रखना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का यही तरीका है और मैंने भी जब पेपर दिया था तो मैं भी इसी तरीके से याद करके गया था। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप कि आपका ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।